दहलवी साहिबा। आइए मित्रों, मैं जिस कवि को, जिस बड़े कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें प्रसिद्धि के साथ प्रतिष्ठा भी मिलती है। डॉक्टर अशोक चक्रधर, पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि एक ऐसा त्रिवेणी का संगम है जिनका किसी मंच पर होना उस मंच की ऊंचाई और गहराई दोनों तय करता है। मैं एक बार निवेदन करूंगा बड़े कवि के लिए, जरा बड़े मन से जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर अशोक चक्रधर, नई दिल्ली, भारत। आप सबने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया, ये हमारी पूरी हिंदी का सम्मान है। मैं डॉक्टर अशोक चक्रधर का अभिनंदन करता हूं। बड़े लोग, स्वागत डॉक्टर साहब। मित्रों, इस कवि सम्मेलन में आप सबकी सघन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे सभी कवि मेरे मित्र हैं और पहले मैं निवेदन कर रहा था इनसे कि दूर यात्रा से आया हूं तो शुरू में बुला देना, लेकिन धीरे धीरे लगा कि ये भी पढ़ लें भाई, ये भी पढ़ लें, क्योंकि सभी अर्जी लगा रहे थे इधर। मेरा सौभाग्य है कि अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि मैंने मैथिली शरण गुप्त जी के साथ काव्य पाठ किया, रामधारी सिंह दिनकर जी के चरणों में बैठ के भी मैंने कविता सुनाई। मैंने निराला जी के साथ कविता तो नहीं सुनाई पर साक्षात उन्हें देखा। सोहनलाल द्विवेदी जी मेरे आशीर्वाद प्रदाता रहे। तो जितने भी वो वाचक परंपरा के कवि, आदरणीय बच्चन जी के साथ मैंने कविता सुनाई, तो अब सरदार फौजदार के साथ भी सुनाई, वो भी अवसर आया है। हम प्रगति की ओर बढ़े हैं और उस प्रगति को देखकर गर्व करते हैं। किसी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हंसाए। पहले था कभी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल द्विवेदी जी का और भारतेंदु हरिश्चंद्र का, पर यह हास्य काल है और हमें मानना चाहिए कि हम हंसना चाहते हैं। हर वक्त की एक जरूरत होती है। जब युद्ध होता है तब हम वीर रस की कविताएं सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन से हंसी गायब हो गई है। तब हम हंसने के लिए इतने लालायित हैं कि कुछ भी सुनने को तैयार है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी श्रवण शक्ति और आपकी रुचि संवर्धित हुई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत शिकायत थी कि साहब ताली नहीं बजा रहे, ताली मत बजाइए। स्तब्धता की भी बात होनी चाहिए। प्रसन्न होने की हो तो सन्न होने की भी होनी चाहिए, है कि नहीं? मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, सबको पढ़वाना है और बाद में आना है। तो ये मेरा दायित्व है। ये अच्छा, दो रह गए, अभी तो 2-3 है। दरअसल हमारे अरुण को जाना था औरैया, तो उसे तो सुबह ही जाना है। हाँ। विष्णु पीछे से दिखा नहीं, क्योंकि मैंने इसको सदैव आगे से देखा। अब पीछे से इसके मस्तक पे जो चंदोवा हो गया है उससे ये भिन्न प्राणी दिखाई दे रहा था, तो विष्णु ने देखा नहीं। तो पढ़ लो। फिर जिस मोहब्बत के साथ शशि जी का नाम पुकारा उन्होंने, तो शशि जी मेरे पास बैठे थे। क्या उतावली से उठे हैं साहब। इस पार उसे खोजा, उस पार वो बैठा था, उसे खूब तजुर्बे हैं, वो शख्स पुराना है। और आके यहाँ ऐसे कमनीय काया लेके अपनी यहाँ आ गए हैं। जब नाम लिया उसका मेरे पास वो बैठा था, वो झट से उठा साहब, बोला मुझे जाना है। बोला तो एक व्यक्ति जो लिफाफों का प्रबंध कर रहे थे कि सब लिफाफे ले लेके जाएं और ऐसा न हो कि कोई लिफाफे से वंचित चला जाए। तो दोस्तों, मैं क्या सुनाऊं वाली मानसिकता में था और
जो सोच रहा था मैंने आपको बताया। आजकल असहिष्णुता की चर्चा अगर कहीं करने लगो तो अगल बगल के लोग असहिष्णु हो जाते हैं और फिर लगता है कि असहिष्णुता है कहाँ। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार आदरणीय बच्चन जी के साथ हाथरस में कविता सुनाई थी तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी। एक बार में ही सुन के मिश्र जी याद हो गई मुझे। वो थी कि एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे फत्ते, एक थे हम। ईर ने कहा चलो कविता लिखें, बीर ने कहा चलो कविता लिखें, फत्ते ने कहा चलो कविता लिखें, तो हमने कहा चलो भाई हम भी कविता लिखें। ईर ने लिखी ईर कविता, बीर ने लिखी बीर कविता, फत्ते ने लिखी 3 कविता, तो हमने लिखी अकविता। ईर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, बीर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, हमने कहा चलो, फत्ते ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, तो हमने कहा चलो भाई हम भी प्रेस में छपाएं। ईर की छपी ईर कविता, बीर की छपी बीर कविता, फत्ते की छपी 3 कविता, तो हमारी छपी यह कविता। ईर ने कहा चलो इनाम लें, बीर ने कहा चलो इनाम लें, फत्ते ने कहा चलो इनाम लें, तो हमने कहा चलो भाई हम भी इनाम लें। ईर को मिला ईर इनाम, बीर को मिला बीर इनाम, फत्ते को मिले 3 इनाम, पर हमको मिली बदनामी, पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज्यादा नाम हमारा ही हुआ। वाह, ये उनकी कविता थी। तो मैं उसमें क्षेपक मैंने सोचा कि ईर ने सोचा चलो इनाम लौटाएं, बीर ने सोचा चलो इनाम लौटाएं, फत्ते ने सोचा चलो इनाम लौटाएं। तो हम सोचने लगे कि हम लौटाएं कि ना लौटाएं। वाह, ईर ने लौटाया ईर इनाम, बीर ने लौटाया बीर इनाम, फत्ते ने लौटाए 3 इनाम। तो हमने कहा भाई क्यों भाई, कहां तक लौटाएंगे? लोगों ने इतना प्यार दिया है, 200 से ज्यादा इनाम दिए हैं, हम न लौटाएंगे। हम बार बार आपके पास आएंगे, अपनी कविताएं दोहराएंगे, आपसे और इनाम पाएंगे। और आज का इनाम है आपकी तालियां, जो मुझे भी मिले जब आपका मन करे। भाई बढ़िया भाई साहब। तो इस असहिष्णुता के जमाने में मुझे अपने पिता की बात याद आती। पिता मेरे बहुत बड़े कवि थे। उनकी 2 पंक्तियां आप ले जाइएगा अपने साथ, वो मेरे लिए नीति का काम करती हैं कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, क्या बात है, वाह वाह। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। वाह 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 वाह। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि राम शब्द का एक बार उच्चार करो तो किसी का नाम है, भगवान राम है, या वो भगवान राम का नाम उसने रख लिया तो राम भरोसे, राम खिलाड़ी, राम खिलावन, राम यादव, जो भी है तो वो नाम है। 2 बार कहो राम राम तो वो प्रणाम है, नमस्कार है। लेकिन 3 बार अगर कहो राम 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 तो वो भाव अच्छा नहीं है, वो निषेध का भाव है, वो नकारात्मकता का भाव है। राम राम राम। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, उसके बाद धीरे धीरे खुलता हूं और आपको बताता हूं। स्वागत भाई साहब। सृष्टि का परमपिता है एक, सृष्टि का परमपिता है एक, नाम रख डाले किंतु अनेक, वही है राम, वही अल्लाह, वही है खुदा, वही है गॉड, बनाया वही है कृष्ण, वही क्राइस्ट, बनाया अपना अपना इष्ट, सभी ने दिया प्रेम संदेश, मगर क्यों झुलस रहा ये देश, न जाने क्या होगा अंजाम, धर्म के नाम पे कत्लेआम, राम 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 राम। बजाएं तो बजाइए, दूर तक बजाइए। मेरी थकान को माफ करिए, मैं स्वयं को ठीक रख के सुनाने की चेष्टा कर रहा हूं। धुआं ही धुआं लपटिए चीख जिंदगी मांग रही है भीख, नाचते चाकू छुरे कृपान मुड़े हैं उधर जिधर इंसान, घड़ा की आग हवस का शोर सुनाई देता है हर ओर, खुदा के बंदो मनुसंतान, अगर प्यारा है हिंदुस्तान लगाओ इस पर शीघ्र विराम, धर्म के नाम ये कत्लेआम, राम 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 राम। जिन्होंने किए हृदय वीरान, छीन ली अधरों से मुस्कान, किया है वातावरण खराब, पी रहे हैं जो लहू शराब, नहीं आती है जिनको शर्म, नहीं है उनका कोई धर्म, करी मानवता लहू लुहान, नहीं वे कतई नहीं इंसान, करें उनकी कोशिश नाकाम, धर्म के नाम पे कत्लेआम, राम 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 राम। कहो आदम या मनु का वंश, सभी में एक ईश का अंश, सभी में एक खुदा का नूर, सभी इंसान सभी भरपूर, करे मानव से मानव प्यार, बने ये धरती एक परिवार, यही प्रत्येक धर्म का मर्म, यही कहता है हिंदू धर्म,
यही तो कहता है इस्लाम, धर्म के नाम पे कत्लेआम, राम 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 राम। जरूरी कविता है, वाह वाह। ये मैंने इसीलिए सुनाई कि मुझे लगा कि जरूरी कविता है, जैसा आपने कहा। मित्रों, सरदार के मुख से ब्रजभाषा सुन के कितना अच्छा लग रहा था। जब हम किसी के मुख से कोई और भाषा सुनते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। पिछले साल से कुछ और दिन पहले, शायद 2-1.5 साल होने वाला है, आदरणीय हेमा मालिनी जी मथुरा आई थी और मुझे एक सम्मान मिलना था, ब्रज विभूति सम्मान। तो वो सांसद हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में उन्होंने 400 गांवों में पक्के खरंजे बनवा दिए। फिर उनसे कहा गया कि आपको ब्रज विभूति सम्मान भी देना है। तो उन्होंने कहा किसे देना है, तो मेरी तरफ इशारा किया। बड़ी अजीब निगाह से उन्होंने देखा शशि, वो निगाह मुझे चुभ गई। मेरा उनका कभी वैसे व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ था, टीवी उन्होंने देखा नहीं होगा, देखा होगा तो अपना ही कार्यक्रम देखा होगा, कभी सम्मेलन न देखे होंगे। तो साहब निगाह चुभ जाए ना सर, तो बड़ा बुरा लगता है। निगाह तो सब कुछ कर देती है, कत्ल कर देती है। अब हम तो उन्हें बचपन से जानते थे, बचपन माने अपने यौवन के बचपन से, क्योंकि हमारी और उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं होगा। खैर साहब, उन्होंने पुरस्कार दिया और ये भी बताया कि अब मथुरा तक मेट्रो रेल आने वाली है और वो मोदी जी से बात करके आई है। अब उनकी निगाह को मुझे कोई रचनात्मक जवाब देना था। भैया ये मैं ज्यादा सरदार के बराबर नहीं सुनाऊंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे। और स्वागत स्वागत भाई साहब। तो मैंने बैठे बैठे कुछ लिखा। हाँ। मैं एक कॉलम लिखा करता हूँ, चोरे चंपू। उसमें एक चाचा है, एक चंपू है। चाचा सवाल पूछता है, चंपू जवाब देता है। तो उतने बीच में मैंने जो लिखा, चाचा ने पूछा कि चौरे चंपू, मथुरा तक ये मेट्रो रेल आ जाए तो अनाउंसमेंट कैसे होयो करेगो जी बता। तो मैंने कहा कहीं सुन के आए होगे चाचा, चलो तुम ही सुना दो। तो चाचा बोले अनाउंसमेंट कैसे होगा मथुरा तक, मथुरा मेट्रो में। राधे राधे, जे मथुरा मेट्रो है जा में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ को है, दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे। जिनको होली दरवाजे की बेड़ैया शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट्ट सीना उतर जाए। ये है वो शंकर हलवाई का नाम। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी, दरवाजान ते चिपकवे की जरूरत ना है। फंस गई तो तुम्हारी जानो को और हमारे मालों को नुकसान है जाएगा। गुटका खाएवे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 5 से तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े को पहले जगह दइयो। ईमानदारी ते टिकट लेके चलबे को काम है, ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे। तो मित्रों, कविता के बड़े फलक हैं, बड़े आयाम हैं, लेकिन उसका जो अंतिम धाम है वो है हमारा समाज। जैसे कहां कहां घुमाते हुए हम सब कवि अपने लक्ष्य तक आते हैं। अब बंजारा जी ने कराची और लाहौर पे बम फोड़वा दिए या झंडे गड़वा दिए। मैं अभी होके आया हूँ, 15 दिन रह के आया। तो मैंने ये पाया कि जनता जैसी हमारे यहाँ की है वैसी वहाँ की है। गड़बड़ करने वाले तो लोग बहुत थोड़े से हैं, कम हैं। उनके कारण पूरी की पूरी मानव जाति नुकसान पहुंच जाती है, नुकसान उसको होता है। खैर साहब, मैंने एक गजल वहां सुनाई, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि एक भस्मासुर आपके यहाँ पैदा हुआ। मेरा इशारा आतंकवाद की ओर था। मैंने कहा ये भस्मासुर आपके यहाँ पैदा हुआ। ये तो अच्छी बात है कि उन्हें पता नहीं था कि भस्मासुर कौन है। मैंने कहा तू गर दरिंदा है। अब यहां से उठाइएगा जरा, मेरे अंदर भी चेतना और प्राण संचार होगा। स्वागत स्वागत। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। वाह। तू गर दरिंदा है तो श्मशान तेरा है। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। वाह। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। अरे तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी,
तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। वाह, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहां पता था उसे ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। वाह। और फिर मैंने कहा कि एक शेर में ऐसा सुनाता हूं जिसे न तो नवाज साहब सुना सकते और न हमारे मोदी साहब सुना सकते, लेकिन एक कवि कह सकता है इस बात को। कवि के पास एक पोएटिक लाइसेंस है, कवि के पास वो शक्ति है जिसका वो उपयोग अथवा दुरुपयोग कर सकता है। वहां तालियां बजी साहब, यहां का भरोसा नहीं है। अभी मत बजाइए अग्रिम, वो भी वापस ले लोगे। मैंने जो बात कही उसको गहराई से समझिएगा, क्योंकि अभी कल परसों मैंने ट्वीट किया था, नहीं समझे लोग तो नहीं समझे, मैं क्या कर सकता। मैंने कहा भुला दे भुला दे भुला दे, अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। भुला दे भुला दे भुला दे, अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। ये पाक, ये पाकिस्तान, ये पाक मेरा है, हिंदुस्तान तेरा है। वाह, धन्यवाद, आपने ताली बजाई। वैसे मैं भी कौन सा दे के आने वाला था, लेकिन यही जज्बा जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि टॉक और टेररिज्म एक टेबल पे नहीं हो सकते, एक साथ नहीं चल सकते। ये तो हमें भी मालूम है। जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले भाषिक परंपराओं का निर्वाह कर लें, उसके बाद आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन जो हमारे देश की गड़बड़ियां हैं, हास्य का आधार लेके मैंने व्यंग्य की ओर यात्रा की है, और इसमें मैं शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविन्द्रनाथ त्यागी उनको मानता हूं और जानता हूं कि उनकी भी आवश्यकता मंच को है। एक नटखट छात्र ने अध्यापक श्रीमान जी को एसएमएस भेजा, सर फ्राई हो गया है भेजा, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। वाह, वाह, वाह। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। तो अध्यापक श्रीमान जी ने भी एसएमएस लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं दिखा। चुल्लू में डूबने के मुहावरे का मजाक बनाते हो, गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिरियाते हो, बाल्टी भर बेशर्मी दिखाते हो, नदी भर अपमान को पी जाते हो, और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। वाह, वाह। तो अध्यापक ने भी एसएमएस कर दिया सेंड, फिर अपने साथी से बोले फ्रेंड, ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, लेकिन अफसोस उसका होता है जो डिप्रेशन में आके, जो अवसाद में आके प्राण गंवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद। ऐसा तो हरगिज 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 न हो। मेरे समर्थन में दोस्तों तुम भी तो कुछ कहो। बढ़िया बढ़िया भाई साहब। एक बड़ी व्यंग्य की बारीक सी कविता है, मैंने अपने फेसबुक पे लगाई थी, और कई बार अमिताभ बच्चन मेरी कविता रिट्वीट कर देते हैं। जिस दिन कर देते हैं 5-7 हजार चाहक मेरे और बढ़ जाते हैं। तो उनके करोड़ों में है, मेरे लाखों में हैं तो सही चाहने वाले। तो साहब वो क्या कविता थी कि एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी, एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। वाह, वाह, वाह। व्यंग्य जहां लगे, अब बताइए कि आपको लग गया। एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी, मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। मूंछ वाले के पास तनी हुई मूंछ का सवाल था, और पूंछ वाले के पास झुकी हुई पूंछ का जवाब था। वाह, 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 वाह। पूंछ के दो दिशाएं नहीं होती, या तो मोहब्बत में हिलेगी, मारेगी या मरेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। मूंछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त हैं। वाह, वाह, वाह। एक झुकी हुई, कविता लंबी है अंत बताता हूं। एक झुकी हुई मूंछ वाले ने झुकी हुई पूंछ वाले से पूछा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं। पूंछ वाला बोला बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, और कारण हम दोनों की ही नहीं है। एक झुकी हुई मूंछ वाले ने झुकी हुई पूंछ वाले से पूछा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं।
पूंछ वाला बोला बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, और कारण 1 मिनट में समझ जाओगे, बताता हूं। तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ, मैं पूंछ उठा के दिखाता हूं। वाह। तो दोस्तों, आज के जमाने में जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसलिए मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता है। मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता है। अब अना साहिबा, एक आपको प्रेम कहानी सुनाता हूं, माला का, जिसमें उपयोग नहीं होगा। प्रेम कहानी समाप्त हो जाती है जब माला आ जाए। एक चिड़िया को मोहब्बत थी चिड़े से, शादी हो गई तो रहने लगे चिड़चिड़े से। याद, ये नोट करने योग्य पंक्तियां लिख ले जाइए, अशोक चक्रधर बोल के गया था, इसलिए माला उतार दी वजह। तो साहब, एक प्रेम कथा प्रतीकों में कहना चाहता। देखिए, आप चले जाएं उन्हें ना ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जाने वाले को कौन रोक सकता है। जब तलक साथ मजा देता जिंदगानी में। अब देखिए, धीरे धीरे आपने मुझे सुनाने योग्य बनाया है। जब तलक साथ उनसे कह रहा हूं जो जाने की कोशिश कर रहे तो ले भी जा रहे थे। जब तलक साथ मजा देता जिंदगानी में, तब तलक राहगीर साथ चलते देखे हैं, और उम्र भर साथ निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी में भी कंधे बदलते देखे हैं। उम्र भर साथ निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी में भी कंधे बदलते देखे। कई बार कवि क्या है, अग्रिम पंक्ति के लोगों को बहुत एक अजीब सी मानसिकता में ले आते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, और वो बेचारे शर्मिंदगी में और लाचारी में और बेबसी में कुछ कह नहीं पाते, वरना उनका बस चले तो क्या ना कर दे। और फिर ये छोड़ देते हैं, कवि है यार, क्या जाने दो, जाने दो। किसी को कह देंगे आप ताली नहीं बजा रही, अरे भाई आपका अधिकार है, कोई वो नहीं बजा रही, आप ऐसी सुनाओ कि अपने आप बजाएं। कोई कर्तव्य बोध थोड़ी है आपके द्वारा निर्धारित बजाएं बजाएं, बात ऐसी कहो कि वो बजाएं। मैं जैसे कि मैं कह रहा हूं, एक बात, महिलाओं के प्रति हाथ से कवियों को कोई अधिकार सा मिल जाता है। तो एक आदरणीय महिला मुझसे बोली, एक कॉलम उनके लिए भी लिखता हूँ, नारी के सवाल अनाड़ी के जवाब, अनाड़ी बन के जवाब देता हूँ। एक ने पूछा कि क्या आप भी अन्य कवियों की तरह ये मानते हैं कि शादी से पहले चंद्रमुखी होती है और शादी के बाद वो सूर्यमुखी और ज्वालामुखी हो जाती है। मैंने कहा ना ना ना, मैं ये नहीं मानता। मैं जो मानता हूँ उस पर मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया मिले। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ और ये मैं जानता हूँ कि शादी से पहले चंद्रमुखी में छिपी हुई ज्वालामुखी दिखाई नहीं देती, और शादी के बाद ज्वालामुखी में छिपी हुई चंद्रमुखी दिखाई नहीं देती। तो ये तो हमारी छटाएं हैं, ये तो हमारे अंदर की घटाएं हैं। जब बरसती हैं तो बरसती हैं, तरसती हैं तो तरसती हैं, और जब सरसती हैं तो सरसती हैं। बादल से बोली बदली, बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा घिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी, किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा। अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। और अंतिम दृश्य है कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब। फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब। दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर। तो बादल और बदली यानी प्रेम के अंदर इतना घुलन मिलन और समर्पण हो कि अलहदा आप कर ही ना सकें। लेकिन क्यों हमारे समाज में आज दिखाई देता है, आप धारावाहिक देख लीजिए, कितने
परकीय प्रसंग दिखाई देते हैं, टूट फूट के दृश्य दिखाई देते हैं। तो प्यार का दुश्मन है अहंकार। इस पर मैं 3 पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं, और ये 3 पंक्तियां तीनों हमारी प्रिय आदरणीय कवित्री बांधवियों को बताना चाहता हूं और अपने दोस्तों को। 3 पंक्तियों में कि तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है। कलह हरदम जो बोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, न तू खुश है न मैं खुश हूं, अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तालियां तो आप तीसरी बात पे बजाएंगे कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है और मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं, न तू कुछ है न मैं कुछ हूं, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है। वाह 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 वाह। वही सब कुछ, वही सब कुछ। अब दूसरे मित्रों के लिए बत्ती हरी करते हुए मैं एक कविता, मेरी प्रिय कविताओं में एक कविता है, सोची मैंने कई सारी कविताएं थी, सुनिए 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 एक कविता। दरअसल प्रगति सब हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो एटा के इर्द गिर्द थोड़ी कम है। मैं सब आप अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए लोगों, मैं आपको किसी घेरे में नहीं घेर रहा, लेकिन जितना समय मुझे लखनऊ से इटावा आने में लगा उतना ही शिकोहाबाद से मैनपुरी आने में लगा। सड़कें इतनी अच्छी हैं कि मेरा संकेत पहुंच गया हो तो सब तरफ देखा जाए। शिकोहाबाद से एटा, जी हाँ जी हाँ। तो वो तो फर्राटे से चले आए, यहाँ गड्ढों के अर्राटे में अड़ गए। अर्राटे चौराहे पे हुई लाल बत्ती। बढ़िया कविता है वैसे। चौराहे पे हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती, जैसे ही कार का शीशा खोला 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो तो आती अंदर बढ़ाने लगा। बोला ले लो साहब चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का सिर्फ 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कमाने का कोई नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया। 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिक ई त बतावा का हम कछु और नहीं पहुंच सकत मुंह के अलावा। भाई पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहु उपयोगी बना दिया है। बोले आंख नाक कान कुछ भी पहुंचो पर सवाल मत पूछो। मैंने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा बताओ क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर खींचा और तान कर सीना, बोला बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंचे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार मेरा टाइम खराब किया बाबूजी। जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। वाह क्या बात है बाबूजी, जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से। यहाँ पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से, यहाँ पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से। 50 रुपए के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए ये सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। अरे तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने 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 की। इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से। उसके सामने ही पहुंच डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से।
कविता कहाँ झटके समाप्त करता हूँ, उसके सामने ही पहुंचा ले अपने कुर्ते की आस्तीन से, अरे ये तो मुझ मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो बोला बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। बाबूजी एक और अनिवार्य कविता सुना के अपना स्थान लूंगा। इतनी लंबी यात्रा शायद सन 62 में लाल किले के कवि सम्मेलन के मंच पर पहली बार आया था। 53 साल मुझे इस मंच पर हो गए और इस मंच को प्रणाम करता हूँ। इसने इतने तजुर्बे दिए हैं, तरह तरह के अनुभव दिए हैं। वो सरदार जब गया तो मैंने उसे प्यार से उसकी दाढ़ी पे हाथ फिराया था, बहुत प्यारा लगा। वो इंसान जो किसी को हंसाने की क्षमता रखता है, मुझे भगवान लगता है। अब बात यह है कि भगवान गलत पगडंडियों से पहुंचे तो डंडी मारने का मन भी करता है। आपका अधिकार भी है। नहीं, बहुत इंसान बहुत प्यारा है और अद्भुत है। तो मैं क्या बनना चाहता हूं उसके लिए भी, और उन भटके हुए बच्चों के लिए भी जो गड़बड़ करते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं। हैदराबाद में हो गया कांड, और क्यों किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी पथ, मैं क्या महसूस करता हूं उन बच्चों के लिए और इन युवाओं के लिए जो इस सरकार की शक्ति है। इस सरकार की शक्ति है युवा, अखिलेश की शक्ति है युवा। और ये सब के सब बैठे हुए पीछे जो सुन रहे थे, तन्मयता से सुन रहे थे। ऐसा नहीं, मैंने पीछे बैठ के बड़ा निरीक्षण किया इनका। जब भी सरदार कोई आंगिक अभिनय करता था तो खड़े हो जाते थे, ऐसा तो जरूर होता था, लेकिन बैठ के बड़ी सौम्यता से सुन रहे थे। तो मैंने कोई द्व्यर्थक बात तो नहीं की सर, आज क्लास में हो। अच्छा, तो मैं क्या महसूस करता हूं बच्चों के लिए कि जो भी पथ से भटक गया है, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। वाह 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 वाह। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लंबी ऊंची ऊंची पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा, तारे तोड़ सकोगे तुम। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा, तारे तोड़ सकोगे तुम। मैं नभ में ले जाऊंगा, फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे, ऐसा गाना गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लोहे की हो रेशम की हो, मत घबराना सूती से। आस की डोरी थामे रहना प्यारे तुम मजबूती से। झूले की पटरी ऐसी है, जीवन पटरी पर आए। हवा चलेगी, केश उड़ेंगे, बल खाती मस्ती छाए। तुम्हें लगेगा आज वक्त का पूरा दाम वसूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। और इसका अंत में है कि जहां पहुंचना चाह रहे हो, झूले से पहुंचाऊंगा। जहां न झूला जा पाएगा, बादल से ले जाऊंगा। शुद्ध पवन के पहिए होंगे, किरणें जिनको खींचेंगी। शुद्ध पवन के पहिए होंगे, किरणें जिनको खींचेंगी। मंजिल की क्यारी क्यारी को मुस्कानों से सींचेंगी। अरे फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ। मुंह ऐसे कम फूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। और झूले की पींग जहां तक जाए, वहां तक तालियां बजा के मुझे फिर झूला इधर ले जाने की अनुमति दीजिए। वाह।